हेलो। आज हम लोग करेंगे लेक्चर 2 जो होगा हमारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स का। मैथमेटिक्स के लिए पर डे वीडियो डाल रहे हैं। कल भी वीडियो डाले थे, आज भी डाले हैं और कल भी डालेंगे। तो रेगुलर क्लास हमारी चल रही है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ज्वाइन करा सकते हैं और थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको समझ आता है तो उम्मीद करते हैं समझ आता ही होगा। तो आज आपके लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो इस बार पक्का आएगा आपके एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो इसको तो आप प्रैक्टिस कर ही ले, 5 बार 10 बार 15 बार जितना बार कर सकते हैं कर ले। और अगर इस क्वेश्चन में कहीं डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 9801565383। एक और फिर से लिख देते हैं, आप कर सकते हैं व्हाट्सअप। किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो उस क्वेश्चन पे स्पेशल वीडियो एक और बनाकर हम आपको देंगे। तो आज का जो क्लास होगा हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्लास होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसी को हम करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको एक क्वेश्चन कि बिंदु P, क्वेश्चन है बिंदुओं P पॉइंट है 5 और 7 और Q पॉइंट जो है 8 और 11 और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप दूरी सूत्र पढ़े होइएगा। दूरी सूत्र होता क्या था, ये दूरी सूत्र से ही बनने वाला क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव फिर भी हम यहाँ पे हल करते कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा लिख के तो लिखेंगे, दिया है P बिंदु जो है 5 और 7 और Q बिंदु जो है 8 और 11 और हम लोग ले लेंगे P और Q की दूरी सूत्र से। सूत्र P और Q की दूरी बराबर दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र होता क्या है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें करना क्या, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख ले, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है ये होता है x1 y1, सेकेंड वाला जो होता है ये होता है x2 और y2। ठीक है, तो यहीं से हम डाल लेंगे या यहाँ से भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर डालेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा ये होगा x1 और ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा y1। इसमें अगर बात करें तो ये वाला पॉइंट है x2 और ये वाला पॉइंट है हमारा y2। तो इसी से हम इसको हल कर लेंगे आसानी से। देखिए कैसे, x2 का मान कितना है 8 माइनस x1 का मान कितना है 5। ठीक है, स्क्वायर हो गया प्लस y2 का मान है 11, y1 का मान है 7, स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर प्लस 11 में से 7 गया 7 4 11 4, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 16 में कितना होता है 25। 25 को हम रूट अंडर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कटता है, बचा कितना 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 इकाई। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो दूरी सूत्र पे इस तरह के क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि एक रेखा है जो y पे यानी 4 पॉइंट पे बना हुआ है आलेख, और कह रहा है निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, ऑप्शन है 4 2 2 4 4 0, इनमें से कोई नहीं। तो इसको देखते हैं और देखने से पहले थोड़ा सा ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये ग्राफ जो है ये x एक्सिस होता है, x डैश या माइनस x कहते हैं। ये y एक्सिस होता है, इसको y डैश या माइनस y कहते हैं। ये मूल बिंदु हमारा 0 0 होता है। अब बात करते हैं y बराबर 4 है, मतलब y का जो खंड हम बनाते थे पहले, ठीक है, उस खंड में y अगर 4 है और x नहीं दिया हुआ, मतलब x क्या है 0 है। तो अगर कोई पॉइंट अगर बनता है तो वो पॉइंट बनेगा क्या इस ग्राफ का। ठीक है, तो इस ग्राफ का पॉइंट अगर बनाए तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये वाला 4 हो गया। तो ये 0 है, x वाला एक्सिस पे क्या है 0 है। तो y वाले को इधर करते हैं और x वाले को इधर करते हैं। x का जो डायरेक्शन होता है ग्राफ का
तो x वाले पॉइंट का जो भी ग्राफ का डायरेक्शन होता है वो y की तरफ बढ़ता है, y की तरफ बढ़ता है। और y वाले का जो ग्राफ होता है, ठीक है, यह x की तरफ बढ़ता है। y पे जो भी डालेंगे वो इस तरह से बढ़ेगा, यानी x की तरफ बढ़ेगा, की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। x वाला जो होता है इस पे कोई भी पॉइंट बनाएंगे हम 1 2 3, तो इसको ऊपर खींचेंगे, नहीं तो नीचे खींचेंगे आलेख में, ग्राफ में। और x y पे जो भी होगा इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको x के पैरेलल खींचते हैं, यानी समांतर खींचते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 और 0 का अगर ग्राफ बनाएंगे तो x यहाँ है और y पे 4 कहाँ है, यहाँ है, तो ये तो इधर जाएगा, ठीक है। और ये इधर जा नहीं सकता क्योंकि x के सामने ही रहता है, तो x के सामने यही रहेगा, तो 0 और 4 बनेगा, जो कि 0 और 4 आंसर होगा आपका, जो कि इसमें नहीं है। तो इस ऑप्शन के अनुसार हमको 0 और 4 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है इसका ऑप्शन डी जो है सही, यानी इनमें से कोई नहीं ये आंसर है इसका, नहीं ये है ना ये है, क्योंकि इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा, और ये ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन जो है ये कोई सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक है इनमें से कौन। तो पहले मूल बिंदु समझेंगे। मूल बिंदु के लिए ग्राफ खींचना होगा, ये एक्स एक्सिस का और ये होता है वाई एक्सिस का, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है 0 0, मतलब यहाँ x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, और इसी का नाम होता है मूल बिंदु, ठीक है। यानी कि मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक की बात करें, वो कौन सा पॉइंट है जहाँ x और y दोनों 0 होता है, तो वो यही पॉइंट है, इसी का नाम है मूल बिंदु। और मूल बिंदु जो होता है क्या होता है, 0 0 होता है। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन आप देख रहे होइएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आगे आपके बोर्ड के सामने दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बच्चे गलती कर देते हैं, तो हम लोग को गलती करना नहीं है, देखना है क्वेश्चन, पहले समझना है। कह रहा निम्न में कौन सी सबसे छोटी और प्राकृतिक संख्या है, इसमें से कौन है जो सबसे छोटा भी होना चाहिए, और पहला कंडीशन है कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या कहते किसके हैं, तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो इसका परिभाषा है, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या करते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 यानी 1 से, इसलिए प्राकृतिक संख्या की शुरुआत भी होती है 1 से। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, डॉट 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 ये चला जाता है इनफाइनाइट तक, समझ रहे हैं। तो यानी प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या जो होती है 1 होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, सी होगा। आइए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है, यानी निम्नलिखित जो है इसमें से कौन है जो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, इसमें से जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो एक बार समझ लीजिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो इस तरह की जितनी भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने आप सभी को हल कर लेंगे आसानी से। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब होता है p/q के रूप में होना चाहिए, यानी बट्टा में भिन्न में होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन जो है वो है कि नीचे में यानी q नॉट इक्वल टू 0, नीचे में 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कोई भी संख्या डाल सकते हैं पर नीचे में 0 नहीं हो सकता। और आगे जो कहते हैं वो कहता है कि p और q जो है ये पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक। और पूर्णांक के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक कहते किसको, पूर्णांक होता क्या। तो पूर्णांक आपको पता होगा ये इनफाइनाइट से आता है, इन्फिनाइट से आता है, यानी -3 -2 -1 0, और ये इन्फिनाइट तक चला जाता है, इन्फिनाइट से आता भी है और इन्फिनाइट तक चला भी जाता है। तो इसमें पूर्णांक में मेनली होता क्या है, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ये ऋणात्मक और ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है धनात्मक। तो कहने का मतलब p/q के रूप में जो भी होगा, p और q तो हमको पूर्णांक ही चाहिए,
पूर्णांक मतलब इसी में से कोई ना कोई संख्या चाहिए, यानी माइनस वाला भी चलेगा, प्लस वाला भी चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे होना चाहिए। जैसे 0/1 चलेगा, ऊपर में 0 रख सकते हैं, सिर्फ नीचे में 0 नहीं रख सकते आप, ठीक है। यानी 2/0 नहीं रख सकते आप, 0/2 रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आप रख सकते हैं, यानी ऊपर में आप कुछ भी रख सकते हैं, -7/2, -8/4, 5 भी है, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा होता है, इसको हम सीधे 5 लिखते हैं। अरे समझ में, तो ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। आप 5/10 लिख सकते हैं, ठीक है। आप -18/-27 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, -3/7 लिख सकते हैं। ये सारी संख्या जो है क्या है, परिमेय संख्या है। या आप ये भी लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं, इसमें आएगा, आगे बढ़िएगा तो 9 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 5, क्योंकि इसके नीचे भी 1 छुपा होता है। 1 जैसे ही लगाएंगे तो ये सारी संख्याएं हो जाएगी p/q के रूप में। तो p/q के रूप में जितनी संख्या लिखा जाए, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, यानी माइनस वाला नहीं तो प्लस वाला उस संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। दूसरा, अगर रूट में आता है तो हम परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, तो जो कोई भी संख्या रूट में हो, जैसे हम मान लेते हैं रूट में हमारे साथ 9 है, रूट में हमारे साथ 4 है, ठीक है। तो इसमें चेक करना है कि परिमेय संख्या कौन होगा। तो देखिए, जिसका वर्गमूल निकल जाए, बस वो समझ जाओ कि वर्गमूल निकल गया, मतलब रूट से बाहर आ गया, मतलब ये सारी संख्या क्या है, ये भी परिमेय संख्या भी, ये तीनों संख्या क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये तीनों किस फॉर्मेट में है, ये तीनों है p/q के फॉर्मेट में, ठीक है। और p और q क्या है, तो p और q पूर्णांक संख्या ही है। इसमें से देख लो, सारे इसी में का है। अरे समझ में, तो परिमेय संख्या के लिए फर्स्ट कंडीशन है p/q के रूप में होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनफिनाइट से आता है, निगेटिव में भी और पॉजिटिव में इनफिनाइट तक जाता है, तो इसमें से कोई संख्या। तो आप देख रहे होइएगा, √2 जो है, इसमें √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए परिमेय संख्या नहीं। √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं। इसमें √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं। इसमें √25 का वर्गमूल 5 होगा, तो 5 होगा तो ये 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो गया, यानी p/q के रूप में। अब 5 और 1 जो है p और q में यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, यही है हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होता क्या है, तो जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के लिए देखते हैं। ये अपरिमेय के लिए, तो अपरिमेय यानी p/q के रूप में ये नहीं होगा। अपरिमेय जो होगा p/q के रूप में नहीं होगा। कैसे, अगर p/q के रूप में है भी तो p और q पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, यानी वो रूट में होगा, डेसिमल में होगा। अरे समझ में तो पहले चेक करना है, अगर आपको परिमेय संख्या निकालने आ गया तो अपरिमेय हो जाएगा। पहले चेक कर लो इसमें परिमेय कौन कौन सी संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हमने इसको देख लो भाई, इसको हल करोगे तो आपको 5 मिलेगा। √5 × √5 क्या होता है, 5 होता है, यानी √a 7 क्लास में ही पढ़े थे, √a बराबर a निकलता था। क्योंकि a × a एक ही रूट में लिख सकते हो, इसको a का स्क्वायर लिख सकते, स्क्वायर से रूट कट गया, हो गया a। अब इसको हम लोग करेंगे थोड़ा सा, इसको देख लो आसानी से, 4 निकल जाएगा, 16 का उसी तरह से वर्गमूल, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। इसमें हम बात करते हैं तो 9 का जो वर्गमूल होगा वो 3 हो जाएगा, और 27 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो 27 का 3 × 27 होगा, 3 × 3 = 9, यानी इसको लिखेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3√3। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। ये क्या हो गया, 1/√3। अब देखिए यहाँ पे 1/√3 हो गया, तो √3 का वर्गमूल निकलने से रहा नहीं, इसलिए ये संख्या जो हो गया क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको,
हम लोग करते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख सकते हैं, प्रत्येक साल यही क्वेश्चन पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इसी क्वेश्चन को सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो कह रहा है ये, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो मौसक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मौसक, और ज्ञात करके चेक करना है कि इसमें क्या कोई संख्या आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम काम करेंगे तो वह काम होगा अभाज्य संख्या चेक करना। ठीक है, क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो पहले हम लोग लिखते हैं अभाज्य संख्या, समझते हैं अभाज्य संख्या कहते किसको। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है वो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी उसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 आएगा, और 2 में वह स्वयं संख्या है और उसके अलावा एक है, या वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे और दूसरे किसी संख्या से उसमें भाग न लगे, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे में हम लोग देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 21। ये वह संख्या है जिसका अगर एलसीएम निकालिएगा यानी गुणनखंड कीजिएगा तो जितना लिखा हुआ खुद से ही डिवाइड होगा और 1 से, जैसे 2 का करते हैं तो 2 और 1, यानी यह 2 जो संख्या है वह 2 से इसमें भाग लगेगा और 1 से लगेगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। 3, इसका भी सेम कंडीशन है, 3 और 1 से ही इसमें भाग लगेगा। 5, इसका भी सेम है, 5 और 1 से ही इसमें भाग लगेगा। जैसे 17 में हम भाग देंगे तो 17 1 से कटेगा नहीं तो 17 से, इसके अलावा किसी संख्या से या नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, अभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं कि इसमें से 2 अभाज्य संख्या अगर हम ले लेते हैं और उसको एक को P मान लेते हैं और दूसरे को Q मान लेते हैं, तब जो हल होगा वह क्या होगा उसको देखते हैं, क्योंकि वही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें से कोई 2 संख्या ले लेते हैं। चलिए, आप कोई भी उठा सकते हैं। तो हमने एक संख्या ले लिया 13 और दूसरी संख्या ले लिया 17। क्या ले लिया, 13 ले लिया और दूसरी संख्या ले लिया 17। तो P और Q 2 अभाज्य संख्या, तो देखिए P भी अभाज्य है और Q भी अभाज्य संख्या, 2 संख्या भी हो गया। का मौसक ज्ञात करना है। तो मौसक ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड निकालते हैं, इस यानी एलसीएम ले लेके हम इसको लिखेंगे। तो 13 1 ही आएगा, 17 का अगर ले लें तो 17 1 आएगा, तो ये हो गया 17 गुने 1। और हम 13 और ऐसे लिख सकते हैं PQ, या 13 और 17 का मौसा। तो मौसा का नियम होता है जितनी संख्या 2 हो 3 हो, जितनी संख्या का मौसा निकालेंगे उसमें सभी संख्या का गुणनखंड कर देते हैं, और गुणनखंड के बाद सभी संख्या में जो मिलेगा, सभी संख्याओं में जो संख्या मिलेगा उसी संख्या को लेकर गुना कर देंगे, मौसा हो जाएगा। यानी समझिए 13 और 17 का जो गुणनखंड किए हैं इसमें से दोनों में कौन टकरा रहा है, तो इसमें हमको दिख रहा है 1 टकरा रहा है। तो 1 2 बार हो, 3 गो संख्या होता है तो 3 बार होता है, 4 गो होता है तो चारों में मिलता है, यानी जो एगो संख्या रहेगा जो में जो मिलेगा उसी को हम लोग कहते हैं मौसा। तो यहाँ जो संख्या थी 2 संख्या, दोनों संख्या में सेम कौन है, 1 है, इसलिए इसका मौसा क्या होगा, 1 होगा। इसलिए इस ऑप्शन में जो आंसर डी है वही हमारा सही है। यानी कभी भी, ठीक है, कभी भी 2 अभाज्य संख्या लेंगे और उसका मौसा ज्ञात करेंगे तो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया फिर से। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, देखते हैं कैसे बनेगा और मौसा का और इजी तरीका से हल होता है। इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 18 और 72 का मौसा पूछ रहा है, तो पहले 18 का गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 2 से 9, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। फिर 72 का भी कर लेंगे, 2 से 36 दूना 72, 2 से 18, 2 से 9 दूना 18, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी 2 3 बार और 3 2 बार, 2 3 3 गुने 3 गुने 1। तो 18 और 72 का ज्ञात करना था हमको मौसा। तो मौसा ज्ञात करने के लिए जो दोनों में मिलेगा, ये मिल रहा है, एक बार लिखेंगे, ये भी मिल रहा है, एक बार लिख लो। फिर क्या मिल रहा है, तो 1 3 है जो मिल रहा है, तो 1 3 लिख लो। उसके अलावा इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, एक ये भी मिल रहा है तो इसके भी लिख लो।
ठीक है। उसके लिए ये दोनों संख्या 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको गुना कर दीजिए, यही हो गया आपका मासा। तो 2 क्या 2 2 3 6 6 18, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन में आपको मिलेंगे 18, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज होना नहीं है, क्यों नहीं होना, देखिए हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है इसका परमीकरण गुणांक है। जब परमीकरण कहेगा तो परमीकरण में 2 कंडीशन, एक तो है कि परमीकरण करने के लिए कहते हैं √12 रहेगा, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं √12 मिलेगा तब परमीकरण होगा, यानी रूट परमीकरण करना, रूट हटाना, तो 12 से 12 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। √12 इंटू √12 क्या होता है 12, तो ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको √12 दिख जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परमीकरण नहीं करना, इसमें परमीकरण गुणांक है, परमीकरण का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। तो परमीकरण गुणांक निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, आप इसका लघुत्तम निकाल लीजिएगा, यानी एलसीएम, ठीक है। देखिए कैसे, तो √12 है, तो इसका निकालने के लिए आपको कहीं पे 12 का कर लीजिए, तो 12 2 से हो जाएगा 6, 2 से 3 3 एकम 3, चाहे ऐसे कर सकते हैं, यहीं पे ख़त्म कीजिए 3, तो 2 के बदले में 1 2 हो जाएगा और इसको कर देंगे √3। अब ये परमीकरण गुणांक कैसे पता चला, तो आप इसका स्क्वायर कीजिए, यानी इसको गुना कीजिए, इससे गुना करने के बाद यही संख्या आना चाहिए, तो 2 दूनी कितना होगा 4 गुने, ठीक है, रूट वाला को रूट वाला से गुना होता है, √3 गुने √3, तो 4 गुने, ठीक है, ये 3 4 से कितना हुआ 12, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, तीनों कोनों का योग मतलब जोड़ होता है, इनमें से कौन है, 60 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो पहले सुन लीजिए, क्वेश्चन तो 1/10 का है नहीं, ये आप पढ़ रहे हैं लगभग तीसरा चौथा पाँचवा से ही पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यू सभी क्लास में, कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोनों का योग जो होता है वह कितना होता है, तो वो तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, यह है आपका आंसर ऑप्शन डी, ये सही आंसर है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों में शेयर करें अगर समझ में आता है तो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के लिए कंटिन्यू बने रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, कहीं पे दिक्कत होती है तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।